हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं क्वेरी बिल्डर के बारे में। देखिए, जब भी हम लारावल की हेल्प से डाटाबेस में कोई कोडिंग करना चाहते हैं तो हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि डाटाबेस में माइग्रेशंस करते हैं। इसका मतलब कि हम लारावल की हेल्प से डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसके कॉलम्स बनाते हैं और तीसरे स्टेप में हम उसमें सीडिंग करते हैं। मतलब कि जो भी हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर हम एक इनिशियल डाटा डाल देते हैं। वो इनिशियल डाटा एक रियल डाटा भी हो सकता है या फिर एक फेक डाटा। ये तीनों स्टेप्स हम अपनी पिछली 5 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने माइग्रेशंस के बारे में सीखा, सीडिंग्स के बारे में और फैक्ट्री मॉडल के बारे में। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो होता है क्रिएट मॉडल, जिसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर अपने डाटाबेस की कोडिंग करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई डाटाबेस की कोडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे आनी चाहिए सीक्वल की कमांड्स। और लारावल के हम इस कोर्स में यूज करने वाले हैं अपना माई सीक्वल डाटाबेस, जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी है। देखिए, सीक्वल बेस्ड कोई भी डाटाबेस हो, अगर आप लारावल के साथ उसमें कोडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लारावल जो है हमारे को 2 अलग अलग तरीके देता है हमें डाटाबेस की कोडिंग करने के लिए। जिसमें सबसे पहला जो वे है उसे हम कहते हैं क्वेरी बिल्डर, और इसके अलावा जो दूसरा वे है उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट ORM। देखिए, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है क्वेरी बिल्डर। देखिए, अगर आपने हमारा PHP का कोर्स किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम PHP के साथ डाटाबेस की कोडिंग करते हैं तो वहां पर हमें लिखनी होती हैं कुछ सीक्वल की कमांड्स। तो सीक्वल की कमांड्स जो होती हैं कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए लारावल ने अपना फीचर बनाया जिसे हम कहते हैं क्वेरी बिल्डर। इसकी हेल्प से हमें सीक्वल की कमांड्स नहीं लिखनी होती, और इसकी जितनी भी हम कोडिंग करते हैं बेसिकली हम मॉडल के अंदर नहीं करते, इसको हम बनाते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर्स के अंदर डायरेक्टली ही हम डाटाबेस की कोडिंग कर सकते हैं अगर आप क्वेरी बिल्डर को यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरा जो हमारे पास फीचर है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं एलोक्वेंट ORM, इसमें भी डाटाबेस की कोडिंग होती है, मगर इसे हम करते हैं अपने मॉडल फाइल्स के अंदर, जो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो ये शुरू करते हैं क्वेरी बिल्डर के बारे में। देखिए, जो लारावल का ये फीचर है क्वेरी बिल्डर, इसकी हेल्प से हम डाटाबेस से रिलेटेड कुछ भी क्रूड ऑपरेशंस जो होते हैं उन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, क्रूड से मेरा क्या मतलब है, जिन्होंने हमारा PHP का कोर्स किया होगा उनको मालूम होगा कि क्रूड ऑपरेशन क्या होते हैं। देखिए, यहां पर C का मतलब होता है क्रिएट, R का मतलब रीड, U का मतलब अपडेट, D का मतलब डिलीट। यही 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हमें अपने डाटाबेस के अंदर हम कर सकते हैं। या तो उसके अंदर नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे जिसको हम क्रिएट बोलते हैं, या फिर डाटाबेस का जितना भी डाटा उसको हम रीड करेंगे, या किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, या फिर डाटा को रिमूव करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिलीट। देखिए, ये जितने भी क्रूड ऑपरेशंस हैं, अगर उसके लिए हम यहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज कर रहे हैं तो इसके हमारे पास यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है कि हम इसकी हेल्प से कोडिंग जो है डाटाबेस की वो फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें 2 बेनिफिट्स और होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे मेन बेनिफिट है कि जब भी हम क्वेरी बिल्डर की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये हमें प्रोटेक्ट करता है SQL इंजेक्शन अटैक से। ये प्रोटेक्शन कैसे होती है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में PHP का PDF फॉर्मेट यूज करता है। अगर आपने हमारा PHP का कोर्स किया होगा तो वहां पर मैंने PDO से रिलेटेड कई वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेरी बिल्डर का एक दूसरा बेनिफिट भी होता है, वो ये होता है कि लारावल जिन जिन डाटाबेसेस को सपोर्ट करता है उन सभी के साथ क्वेरी बिल्डर वर्क करता है। बेशक आप MySQL के साथ काम कर रहे हैं, PostgreSQL के साथ काम कर रहे हैं, SQLite, SQL सर्वर, किसी भी डाटाबेस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं जिसको लारावल सपोर्ट करता है तो उन सभी में आप क्वेरी बिल्डर का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक क्वेरी बिल्डर ही सीखना है और आप किसी भी डाटाबेस के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं कि क्वेरी बिल्डर के अंदर हम काम कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हमें क्वेरी बिल्डर के अंदर काम करना होता है तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम यहाँ पर कंट्रोलर की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर PHP आर्टिसन की कमांड आती है मेक कंट्रोलर, और उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोलर का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लिया, यूजर कंट्रोलर। अब ये कमांड करेगी क्या, ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल बना देगी यूजर कंट्रोलर .php। ये ऑलरेडी हम अपने कंट्रोलर वाली वीडियोस में देख चुके हैं। हमारी ये फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर ये क्लास भी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी यूजर कंट्रोलर, जो एक्सटेंड करेगी, मतलब कि इनहेरिट करेगी कंट्रोलर क्लास को। बस इस फाइल के अंदर हमारे को एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर ऊपर जाकर ये DB क्लास को इंक्लूड करना है। देखिए, जो भी हम यहाँ पर लारावल के अंदर जितने भी डाटाबेस से रिलेटेड कोडिंग करना चाहते हैं क्वेरी बिल्डर की हेल्प से, उसमें हमारे को इस क्लास को यूज करना नेसेसरी होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूज
illuminate/sport/fastkids/db। इस फाइल को इंक्लूड करने के बाद मैं इस क्लास के अंदर अपना एक मेथड बना लूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर सारे यूजर्स के डाटा को रीड करना है, तो उसके लिए मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पर जिसका नाम रखा है शो। ये शो नाम का बेसिकली हमारा एक मेथड है, और जो भी हमें डाटाबेस से रिलेटेड काम करना है उसके लिए जस्ट हमारे को एक कमांड ही लिखनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कमांड लिख ली, मैंने एक वेरिएबल लिया यूजर्स नाम से, और यहाँ पर अपनी क्लास को यूज किया जिसका नाम है डीबी, मैंने जिसको ऊपर इंक्लूड भी किया। इसका एक मेथड आता है टेबल, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमें किस डाटाबेस के टेबल को टारगेट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजर्स, मतलब कि मैं यूजर्स टेबल को टारगेट करके कोई कमांड चलाना चाहता हूँ। अब आप इसमें क्या काम करना चाहते हैं वो इसके आगे बताएंगे। जैसे अगर आपने सिर्फ डाटा को रीड करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गेट, और इसके अंदर हम और भी काम कर सकते हैं जो हमारे क्रूड ऑपरेशन के काम होते हैं। बेसिकली हम इसमें या तो डाटा को रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर गेट मेथड को यूज करते हैं, और अगर हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं एक न्यू डाटा को, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट नाम का मेथड यूज करेंगे गेट की जगह पे। अगर हम अपडेट करना चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग डाटा को, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट नाम का मेथड यूज करेंगे, और अगर डिलीट करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर डिलीट नाम का मेथड यूज करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ गेट मेथड को यूज करना सीखेंगे। बाकी के जितने मेथड्स हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए जैसे ये हमारा डाटा गेट कर लेगा, जितना भी हमारे यूजर्स टेबल में जितना भी डाटा है उसको ये वेरिएबल यूजर के अंदर डाल देगा, और यूजर टेबल के अंदर बेसिकली आएगी क्या वैल्यू, इसके अंदर आ जाएगा जेसन का डाटा, जिसको हम यहाँ से अगर रिटर्न करेंगे तो हम जेसन फॉर्मेट में देख सकते हैं उसे। और अगर हम इसे यहाँ पर सीधा से ब्राउजर में रिटर्न नहीं करना चाहते तो हम इसे व्यू फाइल के अंदर भी रिटर्न कर सकते हैं। ये सभी हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप। देखिए जो हमने ये यूजर कंट्रोलर के अंदर अपनी शो नाम का मेथड बनाया, ये अपने आप रन नहीं होगा। इसके लिए हमारे को यहाँ पर राउट के अंदर जाकर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं राउट फाइल में जाऊंगा, जो हमारी फाइल होती है web.php, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। उसके अंदर आकर हमारे को सबसे पहले जो हमने एक क्लास बनाई है यूजर कंट्रोलर, इसको इंक्लूड करना है यूज मेथड की हेल्प से। उसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पर राउट नाम का मेथड यूज करना है और इसका गेट मेथड। और इसके अंदर जैसे मैंने मान लीजिए एक राउट बना लिया यूजर नेम से, जब भी यूजर अपने ब्राउजर में कुछ इस तरीके से लिखेगा localhost/user, तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये यूजर कंट्रोलर क्लास के अंदर जाएगा और उसके अंदर शो नाम के मेथड को रन कर देगा। तो ये तीन काम होते हैं जो हमें क्वेरी बिल्डर के साथ करने होते हैं। सबसे पहले हमने कंट्रोलर की फाइल बनानी है, जैसे हमने यहाँ पर बनाई है, और इसके अंदर जस्ट एक कमांड ही लिखनी है। अगर आपको सारा डाटा रीड करना है या किसी भी तरीके का अगर आप डाटा रीड करना चाहते हैं, जिसको हम इस वीडियो में सीखेंगे, और उसके बाद इस डाटा को आप रिटर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमने ये कमांड लिखी है db: टेबल यूजर्स और उसके बाद गेट मेथड, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जब भी हम नॉर्मली PHP में काम करते हैं तो वहां पर अगर हमें सारा डाटा को रीड करना है किसी टेबल के, तो हम इस तरह से SQL की एक कमांड लिखते हैं select स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब कि यूजर्स वाले टेबल में से सारे कॉलम्स का डाटा फैच करके ले आए। अगर इसको हम यहाँ पर लारावल में क्वेरी बिल्डर की हेल्प से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए db: टेबल, इसके अंदर आ जाएगा हमारे टेबल का नाम, और उसके बाद गेट, जिसका मतलब है सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाए। अगर हम यहाँ पर SQL कमांड की हेल्प से सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम का ही डाटा रीड करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे select, जैसे हमारे दो कॉलम है नेम और सिटी, फ्रॉम यूजर्स, जिसका मतलब है यूजर्स वाले टेबल में से सिर्फ दो ही कॉलम का डाटा लेकर आए, नेम और सिटी का। अगर हमें इसे क्वेरी बिल्डर की हेल्प से लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले हम टारगेट करेंगे अपने टेबल को, उसके बाद मैं यहाँ पर select मेथड को यूज करूंगा, जिसके अंदर अपने कॉलम्स के नेम डिफाइन करूंगा जिनका डाटा मुझे फैच करके लाना है, और उसके बाद गेट। और अगर हम यहाँ पर SQL कमांड की हेल्प से वेयर क्लॉज भी लगाना चाहते हैं अपनी कमांड में, जहां पर हम पर्टिकुलर कोई कंडीशन से डाटा को फैच करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए जैसे select स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन पास कर दी सिटी = गोवा, मतलब कि सिर्फ उन्हीं यूजर्स का डाटा लेकर आए जिनका सिटी गोवा है। तो इसी सेम कमांड को अगर हमें यहाँ पर क्वेरी बिल्डर की हेल्प से लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा db टेबल और टेबल को टारगेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर वेयर मेथड यूज किया। इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास तीन पैरामीटर, सबसे पहले कॉलम का नेम, फिर उसके बाद जो हमारा कंडीशनल साइन होता है जैसे इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, कोई भी साइन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो भी हम अपने कंडीशनल पैरामीटर्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू मेरे को सर्च करनी है, जैसे हमने यहाँ लिखा है गोवा, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा गेट मेथड। और अगर मेरे को यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है
तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। यहां पर मैं 2 बार वेयर क्लॉज का यूज करूंगा। यहां पर भी वेयर किया है, ये देखिए गोवा को मैं सर्च कर रहा हूं। उसके बाद दोबारा से वेयर मेथड को यूज किया है, जहां पर मैं लिखा है एज ग्रेटर देन 18, मतलब कि उन यूजर का डाटा मेरे को दिखाए जो गोवा से है और साथ में इनकी एज भी 18 से ज्यादा है। और अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तभी मेरे को डाटा दिख जाए, तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ इस तरीके से लिखूंगा। देखिए सबसे पहली कंडीशन के लिए मैंने यहां पर वेयर मेथड यूज किया और दूसरी कंडीशन के लिए और वेयर। तो या तो उन यूजर्स का डाटा लेकर आएगा जिनका सिटी गोवा है या फिर जिनकी एज 18 है। तो इस तरह से भी हम यहां पर अपने वेयर मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी लारावल के अंदर वेयर मेथड के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए वेयर बिटवीन, वेयर इन, वेयर नल, वेयर मंथ। अगर आपको मंथ सर्च करना है तो आप वेयर मंथ करेंगे। अगर आपको डेट सर्च करनी है तो डे लिखेंगे, वेयर डे। और अगर आपको किसी कॉलम में ईयर सर्च करना है तो आप ईयर लिखेंगे। अगर आपको प्रॉपर टाइम ही सर्च करना है तो आप लिखेंगे वेयर टाइम। और इसके अलावा बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं जिसको हम अपनी इस क्वेरी बिल्डर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सब मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहां पर मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी बनाया है। यहां पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट क्वेरी। इसके लिए मैंने लारावल की कमांड यूज की है, लारावल न्यू प्रोजेक्ट हाइफन क्वेरी। देखिए ये जैसे ही प्रोजेक्ट बन गया तो यहां पर मैंने एक नई माइग्रेशन की फाइल भी बनाई। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं मैंने एक यूजर्स टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर यहां पर मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। एक है आईडी का कॉलम, नेम, ईमेल जो कि एक यूनिक है और नलेबल भी है, एज, सिटी और टाइम स्टैम्प। और इसी यूजर टेबल के अंदर मैंने यहां पर सीडर की हेल्प से डाटा भी ऐड कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए हमारी यूजर सीडर नाम की फाइल है। यहां पर मैंने एक जेसन का डाटा ऐड किया है, जैसा कि मैंने आपको सीडर वाली वीडियो के अंदर ऐड करके दिखाया था। बिल्कुल सेम मेथड से मैंने यहां पर एक डाटा लिया है, जेसन का डाटा, जिसको मैंने ईच लूप के अंदर यहां पर क्रिएट मेथड की हेल्प से इसे डाटाबेस में ऐड भी कर लिया है। मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है और यहां पर अपने MySQL को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद मैं अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है MySQL। यहां पर मैंने एक नया डाटाबेस क्रिएट किया है, आप देख रहे हैं यहां पर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्वेरी। और इसके अंदर 3 टेबल्स आ रहे हैं। मैंने अपना जो टेबल बनाया उसका नाम है यूजर्स। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इसके अंदर 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं नेम आ रहे हैं, यहां पर ईमेल आ रही है, और यहां पर आप देख रहे हैं उनके सिटीज आ रहे हैं, एज आ रही है, इस तरीके से। अब इसी डाटाबेस के टेबल पे मैं अपने सारे क्वेरी बिल्डर के एक्शंस परफॉर्म करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर की फाइल बनाऊंगा यहां पर। तो उसके लिए देखिए यहां पर मेरे पास अभी कोई कंट्रोलर की फाइल नहीं है। मैं यहां पर जाता हूं HTTP के अंदर और यहां पर देखिए कंट्रोलर। यहां पर मैं एक यूजर कंट्रोलर नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूं, ये देखिए, और इसके अंदर अपनी कमांड लिख देता हूं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और इसके बाद हमारे कंट्रोलर का नेम रहेगा यूजर कंट्रोलर। ये देखिए यहां पर हमारी फाइल बन चुकी है यूजर कंट्रोलर, आप देख भी सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये देखिए ये यूजर कंट्रोलर नाम की फाइल है जो एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर्स फोल्डर को। अब इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले अपना एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं। तो ये पब्लिक फंक्शन रहेगा एक। ये देखिए यहां पर मैंने शो यूजर्स नाम का एक मेथड बनाया और इसी के अंदर मैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे सारे यूजर्स का डाटा लेकर आना है, उसको शो भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए यूजर्स नाम का एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं अपनी क्लास यूज करने वाला हूं DB। तो देखिए उस क्लास को मुझे ऊपर इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो उसको इंक्लूड करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं ऊपर मैन्युअली जाकर लिखूं या सिंपल मैं यहां पर लिखूंगा DB। और यहां पर सबसे पहले ऊपर एक लिंक आ जाएगा, आप देख रहे हैं यूज एलिमिनेट स्पोर्ट्स / फास्केट। मैं इसको यूज कर लेता हूं। ये देखिए सिर्फ उसी पे क्लिक करने से ये मेरी लाइन ऊपर इंक्लूड हो गई है। देखिए जब तक आप इस लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आप क्वेरी बिल्डर पे कोई भी काम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर मैं आता हूं और सबसे पहले अपने टेबल को टारगेट करता हूं और हमारे टेबल का नाम है यूजर्स। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहां पर सारे डाटा को फैच करना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है जिसका नाम है गेट। एरो ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे गेट।
बस इतना करने से ही ये सारा डाटा हमारे पास फैच होके यूजर्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब जो ये फॉर्मेट आएगा ये होगा जेसन फॉर्मेट। मैं इसको आपको रिटर्न करके दिखाता हूं। देखिए इस कंट्रोलर ने इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब इसे हम ब्राउजर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस जो मैंने फंक्शन बनाया शो यूजर्स, इसके लिए यहां पर अपना एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहां पे जाता हूं। देखिए हमारे पास यहां पर फोल्डर है जिसका नाम है यहां पर राउट्स। आप देख रहे हैं web.php। यहां पर मैं अपना एक राउट क्रिएट कर लेता हूं। तो ये जो ऊपर आप फाइल देख रहे हैं, ये जो कमेंट आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूं और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं और यहां पर मैं अपना राउट बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा स्लैश, मतलब कि जब भी हमारी वेबसाइट का होम पेज खुलेगा तब यहां पर मुझे कॉल करना है अपने कंट्रोलर को। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को रिमूव कर देता हूं और यहां पर ले लेता हूं स्केयर बेसिस, जैसे कि हम अपनी कंट्रोलर नाम की वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। और हमारी कंट्रोलर फाइल का नाम है यूजर कंट्रोलर। तो देखिए उसको सबसे पहले आपको यहां पर ऊपर इंक्लूड भी करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं यूजर कंट्रोलर। ये देखिए जैसे मैंने सी लिखा तो यहां पर देखिए अपने आप आ गया यूज ऐप। ये मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और देखिए अपने आप ये लाइन ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। आप इसे अपने आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर लगाना है 2 बार कॉलन क्लास और उसके बाद इसी के अंदर दूसरा पैरामीटर देना जो हमारे मेथड का नाम है। तो हमारे मेथड का नाम है शो यूजर। अब यूजर जैसे ही हमारे होम पेज को ओपन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इस क्लास में सर्च करेगा शो यूजर्स नाम का एक मेथड और उसको रन कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर जाकर मैं अपनी कमांड चलाने वाला हूं php artisan serve। ये हमारा सर्वर ऑन हो गया। मैं इसको ब्राउजर में आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए जैसे मैंने ब्राउजर के अंदर अपना लोकल होस्ट ओपन किया तो यहां पर हमारे पास जेसन का सारा डाटा आ चुका है। ये टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इस डाटा के अंदर हमारे को आईडी, नेम, ईमेल, एज, सिटी और हमारे टाइम के भी दोनों कॉलम्स मिल रहे हैं। देखिए अगर आप इसी कोड को इसी तरह से अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से डाटा नहीं दिखेगा। इसको कलरफुल बनाने के लिए मैंने यहां पर अपनी क्रोम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जिसका नाम है जेसन व्यूअर। आप उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप इसी लुक में देखना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर सिर्फ मैंने अभी रिटर्न किया था तो इसने जेसन फॉर्मेट को रिटर्न कर दिया। यहां पर अगर हम रिटर्न नहीं करना चाहते और जस्ट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहां पर लारावल का अपना भी एक मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं डीडी। डीडी का मतलब होता है डीबग इंफॉर्मेशन। तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है इसको कमेंट कर लेता हूं और इसके बाद अपना मेथड यूज करता हूं डीडी। डीडी के अंदर जस्ट आपको अपना जेसन पास कर देनी है। तो यहां पर हमारा वेरिएबल है यूजर्स। मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं और यहां के फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ऊपर एक ब्लैक सी एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर हमारे को दिख रहा है कि हमारी कौन सी कंट्रोलर की फाइल चल रही है और यहां पर हमारे को एक एरे भी रिटर्न हुआ है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको और इसके अंदर 8 रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। आप देख रहे हैं 0 से लेकर 7 तक। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप पूरा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। तो ये लारावल का अपना एक मेथड है डीडी जिसकी हेल्प से जस्ट यहां पर आप डाटा को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न में क्या आ रहा है अगर आप सीधा रिटर्न नहीं करना चाहते तो। और इस डीडी मेथड में एक फीचर और भी होता है। इसके बाद अगर हमने कोई भी कोड कर रखा होगा इसके नेक्स्ट लाइन में या अगली कितनी भी लाइनों में कोड कर रखा होगा तो वो कोड नहीं चलेगा। जस्ट यहां पर आकर इस डाटा को शो करेगा और इसके आगे वाला कोड रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो कोड आगे वाला भी दिखता रहे और हमारे को ये पूरा डाटा भी दिखा दे तो इसके लिए आप यहां पर डीडी नहीं यूज करेंगे। यहां पर आप दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है डंप। ये देखिए ये भी डीडी की तरह ही हमारे को सारा डाटा शो करता है ब्लैक स्क्रीन पे। बस इसमें और डीडी में एक ही फर्क होता है कि इसके बाद जितना भी हमने कोड किया होगा वो भी चलता रहेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के पेज को रिफ्रेश। ये देखिए अभी भी हमारी वैसी ब्लैक स्क्रीन आ रही है और इसके अंदर हमारे पास पूरा डाटा भी हमारे को शो कर रहा है। तो इसको भी मैं हटा देता हूं और अगर मैं अपना डीडी मेथड को ही सिर्फ टेबल के लिए ही शो करूं, मैं यहां पर ये गेट मेथड हटा देता हूं। ये देखिए मैंने इसे यहां से हटा दिया। अब मैं अगर यूजर को यहां पर शो करूंगा तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर हमारे पास अब बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि हमारे को बता रहा है कि हम ये सारे फीचर भी यूज कर सकते हैं और इस पे क्या क्या हमने वैल्यू रिटर्न की है उसके आगे भी दिखा हुआ नल नल नल। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया है।
यहाँ पर हमारे को और भी कई मेथड सिखा रहा है, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम, और उसके अंदर कोई डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी शो कर रहा है। उसमें अभी कोई डाटा नहीं आ रहा। इसके अलावा ये कौन से कंट्रोलर की फाइल है यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सारे फीचर जब हम यूज करेंगे अभी आगे आने वाली वीडियो में, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं यहां पर आकर। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये जो डाटा हमारे पास आया है, ये जेसन का फॉर्मेट, अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते तो कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर अपना फॉर ईच लूप यूज कर सकता हूं। फॉर ईच लूप में मैं यहां पर अपने वेरिएबल को पास कर दूंगा जिसका नाम है यूजर्स, और इसको बारी बारी प्रिंट करने के लिए भी मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे यूजर। अब इनको प्रिंट करने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा इको यूजर। ये देखिए मैं इसमें एक ब्रेक भी लगा लेता हूं, तो यहां पर मैं कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज करूंगा, और यहां पर मैं कोट्स के अंदर HTML का ब्रेक टैग यूज कर लेता हूं। ये देखिए अब जो भी हमारे पास डाटा फैच होके आया है अब वो रॉ जेसन के फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, मैं उसको लूप में यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। और यहां पे मुझे एक काम और भी करना है, यहां पर मुझे गेट मेथड को भी यूज करना है। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ब्राउजर में एक एरर आ चुका है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास std क्लास कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये दिखा रहा है इस लाइन में एरर है। एक्चुअल में मैं पूरे जो भी रिकॉर्ड आ रहा है इसमें बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, तो मैंने सीधे ही इसको प्रिंट कर दिया। मेरे को यहां पर यह भी बताना है कि पर्टिकुलर किस कॉलम की वैल्यू को मैं शो करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को यहां पर पास करना पड़ेगा अपने कॉलम का नेम। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर कई कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल, एज। तो इसमें में से मैं एक कॉलम को यहां पे शो कर देता हूं। जैसे मैं शो कर रहा हूं नेम को, जितने भी यूजर्स हैं उनका नेम शो कर दे। फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सारा डाटा शो हो चुका है। तो भी ये जितना भी मैंने डाटा शो किया ये कंट्रोलर फाइल के अंदर ही कर दिया। बेसिकली हम इसे इस तरह से नहीं करते हैं, हम इसे व्यू फाइल के अंदर यहां पर शो करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, जब मैं इस डाटा को यहां से रिट्रीव कर रहा हूं, ये पूरा फैच किया है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं अपने व्यू को रिटर्न कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं रिटर्न व्यू। व्यू के अंदर मैं अपने व्यू का नाम पास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहां पर अपनी एक फाइल भी बनानी पड़ेगी व्यू की, जिसका नाम मैं रखने वाला हूं ऑल यूजर्स। अभी मैं ये बनाऊंगा फाइल, और इसके अंदर मुझे क्या डाटा पास करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेता हूं और यहां पर एक की ले लेता हूं। की आप कोई भी ले सकते हैं, मैं जैसे यहां पर ले रहा हूं डाटा, और इसमें वैल्यू कौन सी पास होने वाली है, जो आ रही है हमारे पास वेरिएबल यूजर्स में। ये देखिए अब मैं सबसे पहले इस नाम की एक ब्लेड की फाइल भी क्रिएट कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और मैं जाऊंगा अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, और यहां पर हमारे पास फोल्डर होता है व्यू नाम का। ये देखिए यहां पर हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है पहले से, जिसका नाम है welcome.blade.php। मैं इसी को भी रीनेम कर सकता हूं, तो मैं इसी को रीनेम कर लेता हूं। राइट क्लिक करके हमारे पास यहां पे ऑप्शन आती है रीनेम, इसका नाम मैं रख देता हूं ऑल यूजर्स। ये देखिए, और इसके अंदर ये जितना भी कंटेंट आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करके यहां से रिमूव कर देता हूं। ये फाइल अभी ये एम्प्टी हो चुकी है। अब इसके बाद मैं अपने कंट्रोलर वाली फाइल में आता हूं। ये देखिए अब यहां पर सबसे पहले हमने डाटा फैच किया है और इसको रिटर्न कर दिया अपनी व्यू वाली फाइल के अंदर, और हमारे पास जो की में जिसमें डाटा हमने भेजा है उसका नाम है डाटा। तो मैं सारे डाटा को इस व्यू फाइल के अंदर शो कर देता हूं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं यहां पर सबसे ऊपर एक हेडिंग बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं लिख देता हूं ऑल यूजर्स डाटा, या ऑल यूजर्स लिस्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पर ब्लेड टेम्पलेट का फॉर ईच मेथड यूज करूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा फॉर ईच, और यहां पर जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो आ रहा है डाटा नाम की में। तो उसके लिए मैं यहां पर वेरिएबल बना लेता हूं डाटा। ये सारी चीजें हम अपने ब्लेड टेम्पलेट के अंदर सीख चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं ले रहा हूं आईडी, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहां पर एक वेरिएबल के अंदर आएंगी जिसका नाम होगा यूजर। अब इसके अंदर आकर जो भी मुझे डाटा शो करना है उसके लिए मैं यहां पर हेडिंग 3 ले लेता हूं, और सबसे पहले मैं कौन सा डाटा शो करना चाहता हूं, ये देखिए मैं यहां पर 4 कॉलम्स का डाटा शो करूंगा। एक है नेम, ईमेल, एज और सिटी। तो उसके लिए मैं डबल कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूं और इसके अंदर अपना वेरिएबल ले लूंगा यूजर, क्योंकि उसी में डाटा बार बार आएगा। और कौन से कॉलम का डाटा शो करना है, जैसे मुझे नेम का, ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहां पर एक पाई का साइन भी लगा लेता हूं और उसके बाद स्पेस भी देता हूं। अब इसी लाइन को मैं 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं।
सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा ईमेल, उसके बाद एज, लास्ट में सिटी। ये देखिए, अब ये मैंने चारों कॉलम्स का डाटा यहां पे शो कर दिया है। अब यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए सारा डाटा यहां पे शो हो गया। यूजर का नेम भी आ रहा है, उसकी ईमेल, यहां पर उसकी एज और उसका सिटी। ये सारे रिकॉर्ड यहां पे शो हो गए हैं। ये टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं ये सेम डाटा इस फॉर्मेट में शो नहीं करना चाहता, टेबल में शो करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर बूटस्ट्रैप को यूज कर लेता हूं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर बूटस्ट्रैप की साइट ओपन करता हूं। ये देखिए getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, इसका सीडीएन पाथ लगा लेता हूं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर आपको सीडीएन पाथ मिल जाएगा। तो हमें जस्ट यहां पर सीएसएस की फाइल ही लगानी है। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं और अपने कोडिंग में आके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए, मैं यहां पर इसी वाली फाइल में गया, ऑल यूजर्स वाली फाइल में, और यहां पर सबसे पहले मैं बेसिक एचटीएमएल का कोड लिख लेता हूं। ये देखिए, और यहां पर टाइटल चेंज कर देता हूं, ऑल यूजर्स, और इसी के बाद मैंने जो कोड कॉपी किया है, मतलब कि सीडीएन लिंक जो कॉपी किया है, उसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर ये सीडीएन वाली फाइल का मेरा लिंक आ चुका है, जो हमारी बूटस्ट्रैप की सीएसएस वाली फाइल है। इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना है इस लाइन में, जस्ट मुझे इसे इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि मुझे इसकी सीएसएस यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करके एक लेआउट रेडी कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमारी कंटेनर की क्लास आ गई बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर रो, और उसके अंदर कॉल की क्लास, call-6। ये देखिए, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। कोर्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है बूटस्ट्रैप पे। और अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं भी देखनी है, तब भी आप अपना कोड करके भी ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर आऊंगा मैं और एक अपना टेबल टैग ले लेता हूं। टेबल के अंदर tr और उसके अंदर td। तो हमें टोटल 5 कॉलम्स दिखाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इनटू कर लेता हूँ 5। ये देखिए, और यहां पर आकर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर लूंगा। टेबल पे ऑलरेडी क्लासेस लगती हैं वहां पे, तो टेबल की क्लास है, और उसके साथ मैं उस पर बॉर्डर भी लगाना चाहता हूं, तो टेबल-बॉर्डर। और मैं हर रो का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी क्लास आती है टेबल स्ट्रिप्ड। तो ये मैंने लगा लिया है। अब यहां पर मैं डाटा को शो करने वाला हूं। अब ये वही डाटा है जो मैंने यहां पर आपको दिखाया था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये हेडिंग को कॉपी कर लेता हूं, यहां से कट कर लेता हूं, और इसको टेबल से पहले यहां पर ऐड कर लेता हूं। और इसके बाद जो ये मेरा पूरा डाटा है, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं, और इसको अभी मेरे को जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला डाटा लेके सबको बारी बारी अंदर डाल लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने 5 कॉलम्स लिए हैं। एक है आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी। अब इसके बाद ये वेरिएबल्स जो हैं, इसके लिए मुझे लूप भी चलाना है। तो यहां पर ये लूप जो है, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं, और जो हमारी ये पूरी रो आ रही है, इसको मैं लूप के अंदर डालूंगा। ये देखिए, ये मेरा फॉर ईच लूप है, जिसके अंदर मैं बार बार जितना भी डाटा आ रहा है उसको अलग अलग रो में ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर मैं फाइल को सेव कर लेता हूं, और ये देखिए, यहां पर हमारे 8 रिकॉर्ड यहां पे ऐड हो चुके हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर प्रॉपर पूरा टेबल फॉर्मेट में हमारे को सारा डाटा शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर बूटस्ट्रैप की सीएसएस को यूज किया है। यहां पर मैं यहां पर ऊपर हेडिंग भी ऐड कर देता हूं, जिससे मुझे पता लग जाए कि ये हेडिंग जो है, ये पूरा कॉलम जो है, इसमें कौन सा डाटा है। तो उसके लिए मैं ये फॉर ईच लूप से पहले यहां पर टीआर टैग लेके और इसके अंदर हेडिंग ऐड करने के लिए टीएस टैग ले लेता हूं, और इसमें सारे कॉलम्स के नेम ऐड कर लेता हूं। ये देखिए, आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, यहां पर अब प्रॉपर हेडिंग्स भी आ रही हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डाटा को कैसे फैच करके डाटाबेस से उसको व्यू फाइल को रिटर्न करते हैं, और वहां पर कैसे हम अपनी एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर इसको शो कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे को यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड फैच करके लाना है, जैसे मान लीजिए सेकंड रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा। तो उसके लिए देखिए, मैं यहां पर जाता हूं अपनी कंट्रोलर वाली फाइल में, और जहां पे ये मैंने डाटा फैच किया है, इसी के बीच में मैं यहां पर अपना वेयर मेथड को यूज कर लूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूं।
मैंने यहाँ पर अब वेयर मेथड यूज कर लिया और इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन पास कर दूंगा। देखिए अगर मैं आईडी से सर्च कर रहा हूं तो मेरे को दो ही पैरामीटर इसके अंदर पास करने हैं। सबसे पहले आईडी जो हमारे कॉलम का नेम है और सेकंड कौन सी वैल्यू। तो देखिए जैसे मैं सिर्फ सेकंड रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं तो ये सारा डाटा फैच होके हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं ऑल यूजर्स वाली फाइल के अंदर। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही आ रहा है। हम इस वेयर मेथड की जगह पे एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है फाइंड। जब हम फाइंड को यूज करेंगे तो अब हमें ना वेयर लगाना है ना ही गेट। मैं आपको उसको भी यूज करके दिखाता हूं। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं और यहां पे आके लिखता हूं फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, जैसे मुझे सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड फैच करना है जिसमें आईडी जो है वो है 4। देखिए जब भी हम फाइंड मेथड को यूज करते हैं और उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये ऑटोमेटिकली ढूंढेगा कि उस टेबल में आईडी नाम का कोई कॉलम है और उसके अंदर सीधा से ये सर्च कर लेगा 4 नाम के रिकॉर्ड को। मैं यहां आया, पेज को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर एक एरर आ चुका है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे जब इस वाले ऑल यूजर्स वाली ब्लेड फाइल के अंदर गया तो यहां पर इसे आईडी नहीं मिला। ये सब चीजें ऐसा क्यों, देखिए जो हमारे पास पहले डाटा आया था इस वाले वेरिएबल के अंदर जो हम ऊपर देख रहे थे तो वो था जेसन का डाटा। अभी जो हमारे को ये फाइंड मेथड देता है वो जेसन का डाटा रिटर्न नहीं करता, वो जस्ट रिटर्न करता है एक एरे को। तो उस एरे को मैं सीधा से ही यहां पर रिटर्न करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए मैंने इसको सीधा से यहां पर रिटर्न कर दिया, यहां आके रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर 4th रिकॉर्ड आ चुका है और ये सिर्फ एक एरे है। आप देख रहे हैं पहले जो हमारे पास आ रहा था वो एक जेसन फॉर्मेट था, उसमें भी एक एरे ही आ रहा था बेसिकली, मगर वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था। मगर ये सिंपल एरे है तो इसके लिए हमारे को दूसरे तरीके का लूप चलाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पीएचपी कोर्स में देखा भी हुआ कि हम एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अभी मैंने सिंगल रिकॉर्ड को फैच करके दिखाया आपको। अब यहां पर मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूं और यहां से इस फाइल को कॉपी कर लेता हूं, इस कोड को। ये देखिए अब जो मेरा ये वाला मेथड है ये सारे रिकॉर्ड को यहां पर शो करेगा, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सिंगल रिकॉर्ड के लिए मैं यहां पर मेथड ही अलग बना लेता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर एक नया मेथड बनाता हूं और इसका नाम मैं रखने वाला हूं सिंगल यूजर और इसी के अंदर अपना कोड को पेस्ट कर लेता हूं। ये देखिए यहां से फाइंड हटा लेता हूं। अब ये जितना भी डाटा मैंने फैच किया है यहां पर आईडी कौन सा है, वो है 2, सिर्फ उसी आईडी को यहां पर सर्च करेगा। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस मेथड को असेस करे तो वो अलग अलग यूजर्स का यहां पे डाटा देख पाए। अभी सिर्फ हम यहां पर सेकंड यूजर का ही डाटा देख पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं अलग से एक राउट क्रिएट कर लेता हूं। मैं यहां पर आता हूं और इसी राउट को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर राउट का नेम चेंज कर देता हूं /यूजर और स्लैश यहां पर एक आईडी भी पास करवाता हूं यूजर से। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर एज ए पैरामीटर यहां पर एक वैल्यू ले रहा हूं आईडी, जिसको मैं आगे यूज करने वाला हूं। अब ये आईडी कहां पास हो जाएगी, हमारे जो सिंगल यूजर नाम का मेथड है। ये देखिए अब इस राउट को मैं एक नाम भी दे देता हूं। तो देखिए मैं यहां पर नेम मेथड यूज कर रहा हूं और इसका नाम मैं जैसे ले लेता हूं view.user। ये देखिए इसको मैं अभी एंकर टैग्स के अंदर यूज करूंगा इस नेम को। तो यहां पर मैंने यूजर से यहां से एक इंफॉर्मेशन लूंगा एज ए आईडी। तो देखिए इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं अपने वापस कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर जैसे ये मेथड कॉल होगा एज ए पैरामीटर जो यूजर ने वैल्यू भेजी है यूआरएल से, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहां पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आईडी जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग और इसी वेरिएबल को मैं यहां पे यूज कर लूंगा। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इसे। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर स्लैश लिख के मैं लिखता हूं यूजर स्लैश एक आईडी पास कर देता हूं, जैसे देखिए सेकंड। ये देखिए यहां पर सेकंड यूजर का रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर को बारी बारी ऐसे ना लिखना पड़े, जो मैंने टेबल क्रिएट किया उसी से यहां पर सब डाटा शो हो जाए। जैसे हमारे पास यहां पर टेबल आ रहा है, मैं चाहता हूं यहां पर एक कॉलम और ऐड हो जाए जिस पर यहां पर एक बटन आ रहा हो व्यू नाम से। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, अपनी यहां पर ब्लेड वाली फाइल में जाता हूं, जो मैंने यहां पर लास्ट वाला ये कॉलम ऐड किया है इसके बाद एक कॉलम और ऐड कर देता हूं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूं
जिसमें मैंने लिख दिया व्यू, और यहां पर एक टीडी टैग और डाल लेता हूं, जिसके अंदर मुझे लेना है एंकर टैग। और एंकर टैग में मैं यहां पर क्लास लगाने वाला हूं, बूटस्ट्रैप की क्लास बटन बनाने के लिए, बीटीएन हाइफन प्राइमरी, ये कलर की क्लास होगी। और मेरे को छोटा सा बटन चाहिए तो उसके लिए भी क्लास आती है, बीटीएन हाइफन एसएम। और इस बटन के अंदर मुझे लिख लेना व्यू। और यहां पर आकर जो हमारा ये HREF है जिसमें मुझे लिंक पास करना है, मैं यहां पर यूजर का आईडी पास करने वाला हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर करली ब्रेसेस ले लेता हूं और इसके अंदर मैं यहां पर राउट को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर एंकर टैग बनाना है। और राउट में मैं बताऊंगा कौन सा वाला राउट। हमारे राउट का नाम है, मैंने अभी आपको बताया था, व्यू डॉट यूजर, ये देखिए। और इसी के साथ मुझे एज ए वैल्यू भी एक साइन करनी है, तो उसके लिए मैं यहां पर आईडी को यूज करूंगा। इसी वाले आईडी को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब क्या होगा, जैसे ही ये लूप हमारा चलेगा तो यहां पर एक बटन भी क्रिएट होता रहेगा हर रो में, और जो आईडी इसमें यहां पर आ रहा है उसी आईडी को मैंने यहां पर बटन में भी पास कर दिया। अब यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो हमारा ये सिंगल यूजर नाम का मेथड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे को यहां से राउट से वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने यहां पर शो भी कर दिया है, जिसको मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। मैं यहां गया, पेज को रिफ्रेश, ये देखिए अब हर रिकॉर्ड के आगे यहां पर एक बटन भी शो हो रहा है। मैं जैसे सेकंड पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर ऊपर वैल्यू पास होगी 2, और यहां पर उसका रिकॉर्ड भी आ गया। मैं वापस जाता हूं, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया 1, और यहां पर फर्स्ट वाले का सारा रिकॉर्ड भी शो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो प्रॉपर एक ब्लेड की फाइल ओपन हो जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड दिखे। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूं। तो देखिए यहां पर हमारा ये व्यू का फोल्डर है। अब यहां पर पहले मैंने एक फाइल बनाई जिसके अंदर मैं सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूं। अब मैं सिंगल रिकॉर्ड के लिए भी एक नई ब्लेड की फाइल बना रहा हूं, जिसका नाम मैं रख रहा हूं user.blade.php। ये देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपने कंट्रोलर की फाइल में जाना है, जहां पर अभी मैं सीधा ही रिटर्न कर रहा था। अब मुझे ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं रिटर्न करूंगा व्यू को, और हमारी व्यू फाइल का नाम है यूजर, जैसा कि अभी आपने देखा। और मेरे को यहां से एक डाटा भी सेंड करना है। वो डाटा कौन सा है, जो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है, यूजर्स नाम के वेरिएबल में। तो यहां पर सिंपल ही लिख लेता हूं, अभी यूजर नाम का ये हमारा वेरिएबल है। एज ए पैरामीटर भेजने के लिए यहां पर मैं एक की ले रहा हूं, जिसका नाम ही मैं ले लेता हूं डाटा एरो ऑपरेटर, और यहां पे हमारे वेरिएबल का नाम है यूजर। अब जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा व्यू नाम के, तो ये वाली हमारी ब्लेड फाइल ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर मैंने यहां से डाटा भी पास कर दिया डाटा नाम की में। अब इसको भी मैं यहां पे शो कर देता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूं, यूजर डिटेल। इसके अंदर यहां पर मैं अपना फॉर ईच मेथड यूज कर लूंगा ब्लेड का। ये देखिए अब हमारे पास जो भी डाटा आ रहा है वो आ रहा है डाटा नाम के वेरिएबल में, जिसको मैं पास कर दूंगा यहां पर यूजर नाम के वेरिएबल में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं आईडी, और वैल्यू के लिए यहां पर ले लिया यूजर। इसी को मैं यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर मैं S3 टैग ले लेता हूं, ये मैंने एज ए लेबल ले लिया नेम। ये देखिए मैंने नेम के लिए कॉलम बना लिया। अब मैं इसी लाइन को यहां पर डुप्लीकेट कर लेता हूं ईमेल, एज और सिटी के लिए। ये देखिए नेम, ईमेल, एज और सिटी, मैं सारा रिकॉर्ड यहां पर शो कर रहा हूं सिंगल यूजर का। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए अब जैसे मेरे पास ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है सलमान खान, मैं इस पर क्लिक करता हूं, और ये देखिए उसकी सारी डिटेल भी ओपन हो चुकी है। मैं वापस जाता हूं, याहू बाबा पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए अब जैसे एक स्टूडेंट है यहां पर जॉन अब्राहम, इसकी कोई ईमेल नहीं है। तो देखते हैं यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं आया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अभी हमने यहां पर सिंगल रिकॉर्ड को फैच करना देखा, सारे रिकॉर्ड्स को फैच करना देखा। अब यहां पर हमारे पास किसी सिलेक्टेड कॉलम को ही मैं देखना चाहता हूं। अभी हमारे पास सारे कॉलम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए यहां पर मैं आता हूं। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में भी कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, और यहां पर मैं बता देता हूं कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं। तो उसके लिए
मैं यहाँ पर एरो ऑपरेटर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट। ये सिलेक्ट मेथड हमारे पास होता है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है नेम और एक ले लेता हूँ जैसे एज। ये देखिए, अब अगर इस डाटा को मैं इस व्यू को सेंड करूंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वहां पर हमें बाकी कॉलम्स की भी वैल्यू शो कर रखी है। तो अभी मैं इस लाइन को बंद कर देता हूं और सिर्फ यहां से रिटर्न करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर हमारे पास पूरा जेसन फॉर्मेट आ चुका है। सिर्फ दो ही कॉलम्स आ रहे हैं, नेम और एज। तो मैं इसी हिसाब से लूप बना के भी इन दोनों वैल्यूज को शो कर सकता हूं। मैंने यहां पर सिर्फ दो ही कॉलम लिखे हैं, आप यहां पर 3, 4 या सिंगल कॉलम भी दे सकते हैं। और जैसे मैं किसी कॉलम का रीनेम करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। जैसे हमारे पास एक कॉलम है ईमेल नाम से, मगर मैं चाहता हूं कि जब भी वो शो हो तब वहां पर ईमेल ना लिखा है, वहां लिखा है यूजर ईमेल। ये देखिए, मैंने इसका रीनेम कर दिया, यहां पर फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब कॉलम का नेम हो चुका है यूजर ईमेल। तो इस तरह से मैं रीनेम भी कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम डिस्टिंक्ट मेथड को कैसे यूज करते हैं। जब हमने यहां पर माईसीक्वल का कोर्स किया था तो वहां पर मैंने आपको एक क्लॉज बताया था डिस्टिंक्ट, जो कि एक यूनिक वैल्यू को लेकर आता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू शो करता हूं सिटी। अब सिटी बार बार रिपीट भी हो रहे होंगे, मैं सबको आपको यहां पे शो करता हूं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सारे सिटी के नेम आ चुके हैं। मगर देखिए, जैसे दिल्ली है ये यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, मुंबई है ये नीचे भी आ गया यहां पर, ये देखिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जितने भी सिटीज के नेम है ये सारे तो मुझे चाहिए, मगर इन सब का मुझे सिर्फ एक ही बार नाम चाहिए, दोबारा रिपीटेशन नहीं चाहिए, मतलब कि जो डुप्लीकेसी हो रही है। तो उसके लिए मैं यहां पर यूज कर सकता हूं डिस्टिंक्ट मेथड। तो उसके लिए जस्ट मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर लिख लेता हूं डिस्टिंक्ट। ये देखिए, ये मेथड क्या करेगा, ये जितने भी सिटीज के नेम आएंगे उन सब में से यूनिक वैल्यू निकालकर यहां पर ले आएगा। रिफ्रेश किया और ये देखिए, अब यहां पर सिर्फ यही सिटीज के नेम आए हैं, डुप्लीकेसी खत्म हो चुकी है। दिल्ली एक बार आ रहा है, मुंबई, गोवा, चंडीगढ़, चेन्नई। अब जैसे हमने यहां पर स्पेसिफिक कॉलम को यहां पर गेट करने के लिए हमने यहां पर सिलेक्ट मेथड को यूज किया था। यहां पर लारावल का अपना भी एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं प्लंक, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को ये गेट मेथड को भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैंने यहां पर सिर्फ लिखा प्लंक। प्लंक के अंदर आपको सिर्फ कॉलम का नेम पास करना होता है। तो देखिए, मैंने जैसे यहां पर कर दिया नेम। जो ये मेथड होता है बेसिकली ये एक एरे रिटर्न करता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए ये पूरा यहां पर एक एरे बन के आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यूज चाहिए हो। और अगर आप इसमें 2 कॉलम पास कर देंगे, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे मैंने एक ले लिया नेम और एक कॉलम और पास कर देता हूं ईमेल। अब ये मेथड क्या करेगा प्लंक, ये नेम को एक की बना देगा और ईमेल को उसकी वैल्यू। हम 2 से ज्यादा यहां पर पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। तो पहले वाला जो भी पैरामीटर होता है उसको ये की बना देता और इसको वैल्यू। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए जितनी भी यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कीज और वैल्यूज को इसने कैसे शो कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं जितने भी यहां पर रिकॉर्ड्स मुझे शो करने उसके साथ यहां पर वेयर कंडीशन को यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए, मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं गेट मेथड और यहां पर अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है वेयर। वेयर के अंदर बेसिकली मुझे 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू सर्च कर रहा हूं तो उसके लिए मैं यहां पर जैसे ले लेता हूं एक कॉलम का नेम सिटी और सेकंड पैरामीटर में मैं उसकी वैल्यू ऐड कर देता हूं जैसे गोवा। अब मैं उन यूजर्स का रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूं जो सिटी गोवा से हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर गोवा सिटी से 2 पर्सन आ चुके हैं। मैं यहां पर ये रॉ डाटा को मैं जैसे शो कर रहा था इसको बंद कर देता हूं और इसको व्यू को सेंड कर देता हूं। ये देखिए, ये दोनों यूजर्स जो हैं ये दोनों गोवा से हैं। अगर मैं एक साथ बहुत सारी कंडीशंस को बनाना चाहता हूं तो एक बार मैं और वेयर लगा लूंगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी बार वेयर को यूज कर सकते हैं। और यहां पर मेरी दूसरी कंडीशन है एज। मैं एज कॉलम पे एक कंडीशन लगाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे यहां पर 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होता है कॉलम, दूसरा होता है साइन। तो मैं उन यूजर का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनकी एज है वो 20 से ज्यादा है।
ये देखिए 20। अब 20 जो है वो एक इंटीजर कॉलम है, एज बेसिकली, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोट्स नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ का रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया जो गोवा से है और उसकी एज भी 20 से ज्यादा है। इसी तरह मैं यहाँ पर और भी वैल्यूज ले सकता हूँ, जैसे स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू, कुछ इस तरह से, जहां पर एज 20 नहीं है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए अब दोनों स्टूडेंट्स की एज जो है 20 नहीं है और वो दोनों गोवा से भी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर लाइक को भी यूज कर सकता हूँ। देखिए लाइक एक कांस्टेंट होता है जो हमने अपने माइसिक्वल कोर्स के अंदर किया था, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ वाइल्ड कार्ड। जैसे मैं उन सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनका जो नेम है ना वो एस से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं कॉलम का नेम भी चेंज कर देता हूँ, नेम, और ये ऊपर वाली कंडीशन को हटा देता हूँ, ये देखिए। अब ये यूजर टेबल के अंदर नेम को सर्च करेगा जिनका नेम जो है एस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए एस नाम के दो ही स्टूडेंट है, सलमान और शाहिद। तो इस तरह भी आप सर्च कर सकते हैं। ये वाइल्ड कार्ड लगाया मैंने। अगर आपको वाइल्ड कार्ड के बारे में नहीं पता तो आप हमारा कोर्स देख सकते हैं माइसिक्वल का। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये वेयर क्लॉज लगाया था और मल्टीपल वेयर कंडीशंस भी लगाई थी, तो मल्टीपल कंडीशंस को लगाने का एक तरीका और भी होता है। उसके लिए आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्क्वायर बेसिस, मतलब कि मैं एरे में भी मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकता हूँ, कंडीशंस बेसिकली। तो देखिए एक कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से सब एरे बना लेता हूँ, ये देखिए, और उसके अंदर लिख देता हूँ जैसे सिटी जो है इक्वल्स टू वो है गोवा। इसके बाद कोमा लगाऊंगा, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पर जैसे एज मैंने फाइंड करनी है, जिस स्टूडेंट की एज जो है मतलब कि यूजर की 20 से ज्यादा हो, ये देखिए। अब मैं इस तरह भी मल्टीपल कंडीशन पास कर सकता हूं। वेयर के अंदर बस मेरे को लगाना है स्क्वायर बेसिस, और उसके अंदर दोबारा से हर कंडीशन के लिए स्क्वायर बेसिस। इस केस में मेरे को बार बार वेयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया जिसकी एज जो है 20 से ज्यादा है और सिटी भी गोवा। और अगर आप यहां पर मल्टीपल कंडीशंस तो लगाना चाहते हैं, मगर आप दोनों में से कोई एक कंडीशन को चूज करना चाहते हैं, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तब मैं चाहता हूं रिकॉर्ड फैच करके ले आए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है और वेयर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अपनी पहली कंडीशन के लिए मैं वेयर क्लॉज ही यूज कर लेता हूं, जो हमारे पास वेयर मेथड है। इसको रिमूव कर देता हूं और इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पर लिख देता हूं और वेयर। यहां पर और के बाद जो वेयर है उसमें जो डब्ल्यू है वो कैपिटल में रहेगा। और जैसे सिटी है यहां पर अब मैं चेंज करके दिखाता हूं, जैसे मुंबई, और यहां पे दूसरी कंडीशन लगाता हूं एज स्मॉलर देन 18। ये देखिए अब इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूं। ये उन सारे रिकॉर्ड्स को लेके आएगा, या तो उसका जो सिटी है वो मुंबई हो, या फिर उसकी एज जो है वो 18 से ज्यादा हो। अगर वो मुंबई का रहने वाला नहीं भी है तब भी वो रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा अगर उसकी एज जो है 18 से कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशंस लगाई हैं। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया, यहाँ का रिफ्रेश, और ये देखिए या तो मुंबई के स्टूडेंट्स आए हैं, ये देखिए इनकी एज 18 से ज्यादा है तब भी ये फैच होके आगे, और जिनकी एज 18 से कम है वो वाले भी दो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक मेथड और आता है जिसे हम कहते हैं वेयर बिटवीन। उसमें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस वाले रिकॉर्ड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर वेयर के साथ लगाता हूँ बिटवीन। देखिए जो बिटवीन वाला ये क्लॉज होता है, इसको हमने माइसिक्वल कोर्स में भी किया था। इसको या तो हम डेट के साथ यूज कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ आईडीज, और कौन से आईडीज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को यहाँ पर एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं वो सारे आईडीज निकालना चाहता हूँ जो 3 से लेकर 6 के बीच में है। ये देखिए 3 से 6 तक। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया वेयर बिटवीन। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए 3, 4, 5, 6। इसको मैं एज वगैरह के साथ भी यूज कर सकता हूं क्योंकि एज में भी इंटीजर वैल्यूज ही आ रही हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एज ले ली 18 से 20, तो वो सारे यूजर्स के रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा जिनकी एज जो है 18, 19, 20 है।
मतलब कि 18 से 20 के बीच में। तो यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आप एज पे गौर कीजिए, 18, 19, 20, बिल्कुल जैसे मैंने वेयर बिटवीन किया है, इसी को मैं यहां पर नॉट के साथ भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे लगा दूंगा वेयर नॉट बिटवीन, मतलब कि एज 18 से 20 के बीच में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं यूजर के रिकॉर्ड लेकर आए। तो या तो वो 18 से कम होंगे या 20 से ज्यादा। रिफ्रेश किया और ये देखिए 21, 17, 17, 21। और अगर हम इस वाले मेथड को, वेयर वाले मेथड को, बिटवीन वाले को वेयर क्लॉज के साथ यूज कर रहे हैं, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और लगाकर, और वेयर नॉट बिटवीन या और वेयर बिटवीन, इस तरह से भी। मगर ये तभी यूज करना है अगर आपने साथ में एक वेयर क्लॉज की कंडीशन और पास कर रखी है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं वेयर इन। अब इन क्या करता है, बेसिकली हम इसे सिलेक्टेड वैल्यूज देते हैं, सिर्फ उसी में से अगर रिकॉर्ड में मैच मिल जाता है ऐसे, तो वो रिकॉर्ड शो कर देगा। जैसे मैं यहां पर आईडी का एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं। तो मेरे को यहां पर सेकंड पैरामीटर में यहां पर एरे के अंदर ही वैल्यू पास करनी होती है। ये देखिए अब मैं उन यूजर के रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूं जिनका आईडी या तो 1 है या फिर 5 या फिर 7। तो उसके लिए मैंने यहां पे यूज किया वेयर इन। यहां रिफ्रेश किया और ये देखिए आईडी 1, 5 और 7। इसी सेम मेथड को मैं सिटी वगैरह के लिए भी यूज करके दिखा देता हूं आपको। मैंने यहां पर लिया सिटी और यहां पे 2 सिटीज के नेम भी डाल देता हूं। ये देखिए सिर्फ उन्हीं यूजर्स का रिकॉर्ड दिखाए, या तो वो दिल्ली से हो या फिर गोवा से। तो यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए दिल्ली, गोवा, दिल्ली, गोवा। इसी को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं वेयर नॉट इन, जो इन वाले सिटीज से नहीं है, दिल्ली और गोवा से नहीं है, उन सारे रिकॉर्ड्स को लेके आ जाए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा वेयर नॉट इन। ये देखिए मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, यहां दिल्ली और गोवा नहीं आए हैं। और अगर मैं इसे यही सेम कंडीशन वेयर के साथ यूज कर रहा हूं, मतलब कि एक कंडीशन और भी बना रखी है, तब मुझे इसे यूज करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा और वेयर। ये देखिए अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूं नॉट इन तो ऐसे लिखूंगा, अगर वेयर इन यूज कर रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा और वेयर इन। ये तभी यूज करनी है अगर आपने साथ में वेयर वाला मेथड भी यूज किया है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं वेयर नल। ये देखिए अब इस मेथड की हेल्प से होता क्या है, ये चेक करता है कि कौन कौन से रो की वैल्यू नल है। हम जो भी इसमें, जैसे यहां पे मैंने यहां पर सिटी पास किया हुआ है, यहां पर मैं पास कर देता हूं ईमेल। बस मुझे यहां पर सेकंड पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं देनी है। ये देखिए अब ये चेक करेगा क्या किसी रिकॉर्ड में जो ईमेल है वो नल है। मैं आपको एक बार डाटाबेस चेक भी करा देता हूं। मैं यहां पर गया यूजर्स वाले टेबल में, ये देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड है, आप देख रहे हैं 5 नंबर पे जॉन इब्राहिम। यहां पर इसकी कोई भी ईमेल नहीं है, यहां पर नल वैल्यू है। तो इस तरह की वैल्यूज को सर्च करने के लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है वेयर नल। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर ईमेल नल थी, तो इसने यहां पर शो कर दिया। और अगर मैं इसे कुछ नेगेटिव वे में लिखूंगा, यहां पर लिखता हूं नॉट नल, तो ये सारी वो वाली रिकॉर्ड्स लेके आ जाएगा जिसकी ईमेल नल नहीं है। तो यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, और यहां पर सिर्फ 5th नंबर का रिकॉर्ड नहीं आया जॉन इब्राहिम, बाकी सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं क्योंकि उसकी ईमेल जो थी वो नल थी। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर वेयर मेथड की डेट और टाइम को सर्च करने के लिए मेथड्स दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम अपना टेबल देखते हैं। यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास लास्ट में 2 कॉलम्स हैं, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। इसमें यहां पर डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कोई कॉलम है तो आप उस पर कोई सर्चेज लगाना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास मेथड्स आते हैं कुछ, जिसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं अपने कंट्रोलर वाली फाइल में जाता हूं। जैसे कि देखिए मेरे को यहां पर डेट को सर्च करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं वेयर डेट, और इसके अंदर सबसे पहले मुझे अपना कॉलम पास करना है कि किस कॉलम में मैं सर्च कर रहा हूं। तो हमारे कॉलम का नाम है क्रेडिट एट, क्रेडिट अंडरस्कोर एट, और इसके सेकंड पैरामीटर में मुझे यहां पर अपनी डेट पास करनी है। तो देखिए मेरे पास यहां पर कुछ डेट्स आ रही हैं, सारी एक ही रिकॉर्ड की हैं, आप देख रहे हैं 28 जून। तो मैं इसी को आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए 28 जून 2023। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां के रिफ्रेश, तो देखिए सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं क्योंकि सबकी डेट सेम ही थी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं,
एक डेट को चेंज करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहां पर शाहिद कपूर है, यहां पर मैं अंदर गया और इसकी डेट को कर देता हूं 27। यहां पर बाहर क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे सेव करने के लिए Ctrl+S करना पड़ेगा। ये देखिए सेव हो चुका है। अब मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर शाहिद कपूर नाम का जो 4th नंबर का रिकॉर्ड था वो हाइड हो चुका है। अगर मैं यहां पर जाकर सिर्फ 27 को ही सर्च करूंगा तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, ये देखिए शाहिद कपूर। इसी तरह से मैं यहां पर मंथ को भी सर्च कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे यहां पर मेथड यूज करना है वेयर मंथ। और मंथ में मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले अपने कॉलम का नेम और उसके बाद यहां पर अपने मंथ का डिजिट। तो देखिए अगर मैं यहां लिख देता हूं 6 तो जून मंथ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स यहां पे आ चुके हैं। और अगर मैं यहां पर यूजर टेबल में जाकर मंथ चेंज कर देता हूं, देखिए यहां पर एक रिकॉर्ड है हमारे पास 2nd नंबर पे, इसका मंथ कर देता हूं 5 और इसका याहू बाबा का कर देता हूं 4। इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूं Ctrl+S से, यहां का रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब यहां पर पहले 2 रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका मंथ चेंज हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर डेट को भी चेक कर सकता हूं। तो उसके लिए मेरे पास यहां पर मेथड आता है वेयर डे। डे में आप यहां पर सिर्फ डेट पास करेंगे, आप यहां पे मंथ नहीं बताएंगे, आप यहां पे ईयर नहीं बताएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 27, तो यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के आगे आ रहा है 27, 4th नंबर का रिकॉर्ड है शाहिद कपूर। मैं यहां पर रिफ्रेश किया और ये देखिए 4th नंबर का रिकॉर्ड आ गया। तो मैंने यहां पर सिर्फ डेट ही चेक किया, यहां पर मंथ नहीं बताया। और अगर आप यहां पर ईयर चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर आता है वेयर ईयर। इसके अंदर आप यहां पर सबसे पहले पैरामीटर में कॉलम का नेम बताते हैं और उसके बाद ईयर। तो देखिए मेरा एक ईयर डाल दिया 2023। तो यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक रिकॉर्ड का ईयर चेंज कर देता हूं। देखिए जैसे 2nd लास्ट रिकॉर्ड है ऋतिक रोशन, इसका ईयर कर देता हूं 2022। तो यहां पर फाइल को सेव किया, इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए 7th नंबर का रिकॉर्ड यहां से जा चुका है क्योंकि उसका ईयर अलग है। बिल्कुल इसी तरह से मैं टाइम को भी यहां पे सर्च कर सकता हूं। ये देखिए यहां पर टाइम भी आ रहा है, तो टाइम को भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड आता है वेयर टाइम। टाइम में सबसे पहला हमारे को यहां पे पैरामीटर देना है कॉलम का नेम और 2nd पैरामीटर में मुझे यहां पे टाइम पास करना है। तो टाइम एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है 8:01:32। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा भी टाइम चेंज कर दूंगा, यहां पर 34 कर देता हूं, अब कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होगा। ये देखिए अब यहां पर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ। तो ये थे हमारे सारे टाइम और मंथ डेट से रिलेटेड फंक्शंस। वेयर के साथ हमारे पास कुछ और भी एडवांस फंक्शंस भी आते हैं जिसमें हम जेसन को सर्च कर सकते हैं या फिर रॉ एक्सप्रेशंस पास कर सकते हैं, जिसको हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब जितने भी हमने यहां पर वेयर के मेथड्स देखे हैं, चाहे वो वेयर हो या वेयर और हो या वेयर नॉट हो या वेयर इन बिटवीन, उन सबको हम कंडीशन में भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहां पर इफ की कंडीशन के अंदर अपना डीबी क्लास को पास करना है, टेबल जिसमें ऑर्डर जैसे हमारे टेबल का नेम है, और यहां पर मैंने अपनी कंडीशन के लिए यहां पर वेयर मेथड को यूज किया है। और लास्ट में मुझे यहां पर चेक करने के लिए एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है एग्जिस्ट। अब ये मेथड बेसिकली करता है क्या, ये चेक करेगा कि इस रिकॉर्ड को पहले वो सर्च करेगा डाटाबेस टेबल में। अगर वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर हम कोई काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी एग्जिस्ट मेथड को मैं नेगेटिव वे में भी यूज कर सकता हूं डज नॉट एग्जिस्ट से। ये देखिए बिल्कुल वही ऊपर वाली कंडीशन है, मैंने यहां पे पास कर दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आईडी अगर 1 नहीं है, तब यहां पर आ जाएगा और इसके अंदर मैंने जो भी कोड करना है वो कर सकता हूं।
तो इस तरह भी मैं यहां पर अपनी SQL क्वेरीज को कंडीशन में पास कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जितने भी हमने यहां पर वेयर के मेथड यूज किए हैं या कुछ भी किया है, जो भी हम रिकॉर्ड यहां पे फैच करना चाहते हैं उसको मैं यहां पर ऑर्डर बाय भी कर सकता हूं। मैं आपको पहले सिंपल रिकॉर्ड फैच करके दिखाता हूं। मैंने सिंपल यहां पर सारे रिकॉर्ड्स को यहां पे फैच कर लिया गेट मेथड की हेल्प से। यहां पर आया, पेज को रिफ्रेश, और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं जितने भी यहां पर नेम्स आ रहे हैं उनको मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लाना चाहता हूं, मतलब कि ए वाले पहले नाम आ जाएं, बी वाले, सी वाले, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो मैं यहां पर गेट मेथड से पहले अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है ऑर्डर बाय, और इसके अंदर कॉलम का नेम पास कर दूंगा। तो हमारे कॉलम का नेम है जैसे नेम। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए ए वाले पहले आ गया नेम, फिर एच वाले, जे, एस और लास्ट में वाई। इसी तरह मैं एज को भी यहां पर ऑर्डर कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना कॉलम नेम पास कर देता हूं एज। यहां पर फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए 17 पहले, 18, 19, 20, 21। अगर मैं चाहता हूं कि जो बड़ी वैल्यू है सबसे ऊपर आए, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको भी मैं इसी मेथड की हेल्प से कर सकता हूं। उसके लिए जस्ट मेरे को ऑर्डर बाय के अंदर एक सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ेगा कोड्स के अंदर, जिसका नाम है DESC, मतलब कि डिसेंडिंग। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, और ये देखिए सबसे पहले ऊपर बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, फिर छोटी 19, 18 और लास्ट में 17। इसी का उल्टा भी होता है असेंडिंग, जिसको लिखने की बेसिकली जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे लिख भी सकते हैं ASC। इसका मतलब होता है असेंडिंग। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को यहां पर ऑर्डर बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहां पर नेम को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूं, और उसके बाद मैं यहां पर एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए नेम अब देखिए यहां पर असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ए वाले पहले आ रहे हैं, एच, जे, एस और वाई, मगर यहां जो एज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। ये देखिए, मगर ये लग रहा है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। यहां पर 18 पहले आ रहा है, फिर 21, फिर 19। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को सिर्फ टेबल में से सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा। तो उसके लिए मुझे गेट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ फर्स्ट। तो ये मेथड जो है ये बेसिकली एक सिंगल एरे रिटर्न करेगा। तो उसको मैं यहाँ पर व्यू को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको सिंपली रिटर्न करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्ड जो एंटर हुआ उसको देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक मेथड और यूज करना है जिसका नाम है लेटेस्ट। जो भी लेटेस्ट एंट्री हुई होगी ये उसी को शो कर देगा। तो अभी मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए मैंने यहां पर लास्ट में थर्ड वाला जो हमारे पास कॉलम था उसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो उसने यहां पर उसी को शो कर दिया। और अगर मैं यहां पे ये देखना चाहता हूं कि सबसे पुरानी एंट्री कौन सी है, तो उसके लिए मैं यहां पर ओल्डेस्ट भी यूज कर सकता हूं। ये देखिए ओल्डेस्ट, और उसके बाद फर्स्ट, यहां पर सेव किया, यहां पर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर लास्ट वाली एंट्री आ चुकी है जिसमें मैंने सबसे पहले चेंज किया था, जो हमारी ओल्डेस्ट एंट्री है। ये वाले मेथड्स तो कुछ खास यूज नहीं होते हैं। इसके अलावा यहां पर एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं काफी बार, जिसका नाम है रैंडम। तो उसके लिए मेरे को यहां पे लिखना है इन रैंडम ऑर्डर। तो देखिए मेथड क्या करेगा, ये हर बार हमारे को एक नई रैंडम वैल्यू निकाल के देगा। और इसमें मैंने लिखा सिर्फ फर्स्ट, तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकालेगा। तो देखिए मैं यहां पर आया, तो यहां पर अभी आ गया 6। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, अब आ गया 8। हर बार मेरे को एक नई वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब आ गया 4, हर बार रिफ्रेश करने पे एक नई वैल्यू। अब यहां पर मैं जितने भी रिकॉर्ड्स लेकर आ रहा हूं वो एक ही साथ जितने भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं। मैं आपको एक बार चेक कराता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं गेट, फाइल को सेव करता हूं, और नीचे यहां पर भी इसको अनकमेंट कर देता हूं और इसको कमेंट। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए जितने मेरे डेटाबेस टेबल के अंदर थे। अब जस्ट मैं इसमें से सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड लेकर आना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर लिमिट भी लगा सकता हूं, जैसे कि हम अपनी SQL कमांड के अंदर पास करते हैं लिमिट। उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने ये गेट मेथड से पहले यहां पर मेथड यूज करना है जिसका नाम है लिमिट। और लिमिट के अंदर मुझे यहां पर एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है, जैसे मैंने पास कर दिया 3। अब इसका मतलब है
कि सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड यहाँ पर फैच होके आएंगे। रिफ्रेश किया, ये देखिए सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड। और अगर मैं चाहता हूं कि अब मुझे इसके बाद वाले 3 रिकॉर्ड देखने, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दूसरा मेथड भी आता है, लिमिट के साथ मैं यूज करूंगा ऑफसेट, जैसे कि हम अपनी सीक्वल कमांड के अंदर भी करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऑफसेट। अब रिकॉर्ड तो 3 ही लेकर आने हैं, मगर अब नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड कहां से लाने हैं। जैसे मैंने भी इसमें पास कर दिया 3, अब 3 के बाद जितने अगले 3 रिकॉर्ड होंगे उनको फैच करके ले आएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए 4, 5 और 6 3 नए रिकॉर्ड्स आ गए। और अगर मैं उसके भी आगे के रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6। फाइल को सेव करता हूं, रिफ्रेश, ये देखिए 7 और 8, तो टोटल 8 ही रिकॉर्ड थे। तो लिमिट का आपको समझ में आया कि हम अगर जितने भी रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं उतने ही रिकॉर्ड आएंगे, और कहां से स्टार्टिंग करनी है वो मैं ऑफसेट में पास कर सकता हूं। यही सेम नेम मैं अपने सीक्वल कमांड के अंदर भी यूज करता हूं, मगर यहां पर लारावल हमारे को एक फैसिलिटी और देता है, वो यहां पर इसको रीनेम करने की भी ऑप्शन देता है। देखिए यहां पर लिमिट की जगह पे एक नया नेम भी आया है जिसका नाम हम यहां पे यूज कर सकते हैं टेक, और ऑफसेट की जगह पे हम यहां पे मेथड का नाम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्किप। ये जस्ट इसका रीनेम है और कुछ नहीं है, सेम ही काम करते हैं जो लिमिट और ऑफसेट करते हैं। यहां पर ये टेक और स्किप वही सेम काम करेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर वो सेम ही काम हो रहा है। लास्ट के जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने स्किप में वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 के बाद जितने 3 रिकॉर्ड्स हैं उसने उसी को शो किया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने सीक्वल कोर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास वहां पर कुछ एग्रीगेट फंक्शन होते थे, जैसे काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, जस्ट, सम, उसको भी हम यहां पर क्वेरी बिल्डर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए उसके लिए मुझे यहां पर ये गेट मेथड यूज नहीं करना। यहां पे जो हमारे मेथड का नाम आएगा वो है काउंट। अगर आप सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहते हो तो इसको मैं इस तरह व्यू में नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे व्यू में तो प्रॉपर कॉलम के नेम है। यहां पर मैं इसे ऐसे रिटर्न करके दिखा देता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आ गया 8। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए, क्योंकि हमारे टोटल 8 ही रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि मैक्सिमम कोई वैल्यू, जैसे मैं यहां लिखता हूं मैक्स, और मैक्स में भी क्या पास कर देता हूं एज, मतलब कि मैक्सिमम एज किसकी है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार पहले मैं आपको डाटाबेस टेबल में दिखाता हूं। ये देखिए मैक्सिमम जो एज है वो है 21 से ऊपर कुछ नहीं है। रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर आ गया 21। और अगर मैं यहां पर मिनिमम एज देखना चाहता हूं तो यहां लिख दूंगा मिन। ये मिन और जो मैक्स है ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही काम करेंगे, मतलब कि आपका जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए या फिर फ्लोट। रिफ्रेश किया और ये देखिए मिनिमम एज आ गई 17। और अगर मैं एवरेज एज देखना चाहता हूं वो भी देख सकता हूं। ये देखिए यहां पर एज दिखा रहा है 19.1250। और अगर मैं किसी कॉलम का बिल्कुल सम करना चाहता हूं, मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड उन सब का एडिशन करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है सम। अब यहां पर हमारे पास प्रॉपर कोई ऐसा कॉलम नहीं है, मैं एजिस का ही टोटल करके दिखा देता हूं आपको। तो उसके लिए मैं यहां पर आया और यहां पर यूज करता हूं सम। हम इसके साथ बिल्कुल वेयर वगैरह मेथड भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी सिंपली मैं जितना भी रिकॉर्ड्स हैं सबका यहाँ पे आपको टोटल करके दिखा रहा हूं। ये देखिए 153, तो एजेस का जो टोटल एडिशन है वो है 153। तो इसको बेसिकली हम एज के साथ नहीं यूज करते, हम इसको अमाउंट वगैरह के साथ यूज करते हैं, जिसको हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में भी देखेंगे। तो ये था हमारा इस वीडियो का कंटेंट, जिसमें हमने देखा कि क्वेरी बिल्डर की हेल्प से हम सारे डाटा को कैसे फैच करते हैं, जिसमें हमने वेयर क्लॉज को भी पास करना देखा, मल्टीपल कंडीशंस भी लगाई हैं यहाँ पर। इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि हम टेबल को ज्वाइन करके कैसे डाटा को फैच करेंगे, यूनियंस कैसे लगाएंगे, सब क्वेरीज कैसे लगाएंगे, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। मगर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।